मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरा निकाह अपने भाई की बेटी के साथ करवा दिया। मुझे इस पर पूरा शक था, इसलिए आज की रात में उसकी असलियत सभी के सामने लाना चाहता था। जब मैंने सफ़ेद चादर बेड पर बिछाई तो ये सफ़ेद चादर को देखकर अरूज का रंग जर्द पड़ गया था। असलम ने उसे बेड पर जोर से धक्का दिया और उसके लहंगे को खींचता उसके ऊपर झुका। तुम शहर की लड़की हो और मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं। कॉलेज जाने वाली लड़कियों से मुझे सख्त नफरत है। तुम तो कॉलेज के बहाने अपने यारों के साथ होटलों में जाती हो और पता नहीं उनके साथ होटलों में क्या क्या गुल खिलाती हो, और यकीनन तुम भी बिल्कुल ऐसा ही कर चुकी होगी। वो तो मुझे बस घूरे जा रही थी। अरूज मजामत करती रही और मैं उसे सफेद चादर पर लिटाए झटके से उसके नरम कमर में बहुत खामोशी थी और मैं उसे सफेद चादर पर लिटाए झटके से उसकी नरम कमरे में बहुत खामोशी थी और बेड पर गुलाब के फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थी। पूरा कमरा गुलाब के फूलों की खुशबू से महक रहा था। उस वक्त वो दुल्हन के रूप में बेड पर लहंगा फैलाए इस महलुमा कमरे में बैठी हुई थी। वो लग तो बहुत खूबसूरत रही थी, लेकिन उसकी किस्मत उसकी खूबसूरती जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। अरोज का दिल सूखे पत्ते की मानद लरस रहा था। वो लड़की आज मेरी बीवी बन गई और उसकी मासूमियत भरी खूबसूरती मेरे जज्बात को छेड़ रही थी, लेकिन मैं अपने जज्बात उस पर बिल्कुल भी निछावर नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरा निकाह मेरी ख्वाहिश से नहीं हुआ था, बल्कि मेरी माँ और फूफो ने मिलकर जबरदस्ती करवाया था। और आज ये दुल्हन बनी मेरे कमरे में बैठी हुई थी। जब ये कमरे में बैठी हुई मेरा इंतजार कर रही थी तो मैं कमरे में बड़े जोश के साथ दाखिल हुआ। मेरी इस तरह के जोश को देखकर वो कुछ सहम सी गई थी। मैं उसके पास गया और उसके बाजू को दबोचते हुए उसे बेड से नीचे खड़ा किया और उससे कहने लगा, ये जो तुम्हारी माँ ने यूं अचानक तुम्हारी शादी करवाई है, वो भी मेरे साथ। अगर मेरी माँ मुझे इतना ज्यादा ब्लैकमेल ना करती तो तुम जैसी लड़की के साथ मैं कभी भी शादी ना करता। तुम जैसी लड़कियों की असलियत को नहीं जानता। हो तुम मेरे खानदान की इज्जत हो, लेकिन तुम जैसी लड़कियां इज्जत कहलाने की काबिल नहीं होती। अब मुझे खुद जल्दी से बता दो कि आखिर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ, तुमने ऐसा कौन सा कारनामा सरअंजाम दिया जो तुम्हारी माँ को यूं अचानक तुम्हारी शादी करने की जरूरत महसूस हो गई। वो झंझोड़ते हुए पूछने लगा। वो मुझसे कहने लगी, असलम वो माँ ने बस वैसे ही आपके साथ मेरी शादी करवा दी। वो मासूमियत से बोल रही थी और अपनी नजरें नीचे झुकाई हुई थी। मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। मेरा बस चलता तो मैं उसे कच्चा चबा जाता। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, इसका सीधा सीधा जवाब दे दो। किसके साथ अपना मुंह काला करके आई हो? सच सच बता दो। ऐसा तुमने क्या कारनामा सरअंजाम दिया है जो तुम्हारी माँ ने इतनी कम उम्र में ही तुम्हारा मेरे साथ निकाह कर दिया? तुम छोटी सी लड़की हो, अभी तुम्हारी कच्ची उम्र है। तुम तो सिर्फ 18 साल की हो और इतनी छोटी उम्र में तुम्हारी माँ को क्या इतनी जरूरत पड़ गई कि अचानक तुम्हारे मेरे साथ शादी करवाने की जरूरत पड़ गई? मैं तुमसे पूरे 17 साल बड़ा हूँ, मेरी उम्र तो 35 साल है और 35 साल मर्द के साथ तुम्हारी माँ ने इतनी आसानी से कैसे निकाह कर दिया? तुम मुझसे आधी उम्र की हो, फिर तुम्हारी माँ ने क्यों मेरे साथ तुम्हारी शादी करवाई है? बताओ मुझे। अब की बार मैं उसे गुस्से से चलाते हुए पूछने लगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, आप मेरा यकीन करें, मेरा किरदार गलत नहीं है। अब की बार दोबारा से अरूज ने अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। तुम अच्छी तरह से मुझसे वाकिफ हो कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। अगर मुझे तुम्हारी हकीकत मालूम हो गई तो मैं तुम्हारे टुकड़े करके कुत्तों को डाल दूंगा। ये बात सुनकर वो मुझसे पीछे होने लगी। प्लीज आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, मुझे आपसे डर लग रहा है। तभी मैं उससे गुस्से से कहने लगा, देखो मुझे मेरी माँ ने मना किया है कि मैं आज की रात कोई भी जबरदस्ती ना करूँ। वो कह रही थी कि तुम अभी छोटी हो, कम उम्र हो, तुम्हारे साथ मैं किसी किस्म का कोई ताल्लुक कायम ना करूं, तुम्हें बख्श दूं, अभी तुम्हें कुछ वक्त दूं इस रिश्ते को कबूल करने के लिए, हर चीज के लिए तुम्हें वक्त दूं। मुझे इतना बेवकूफ समझा हुआ है तुम माँ बेटी ने, मेरी माँ को भी तुम लोगों ने बेवकूफ बनाया हुआ है। चलो मेरी माँ तो बहुत भोली है, वो किसी की भी बातों में आ जाती है। सिर्फ मेरी माँ की वजह से ही तुम यहाँ पर खड़ी हो। वो तो तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझती है, इसलिए तुम्हारी माँ की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है। लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे मालूम है कि कुछ तो ऐसा तुमने किया है जिसकी वजह से तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरे पल्लू से बांधा है। वो तो मुझे भी पता चल जाएगा कि तुम कितनी पाकीज़ा हो। तुम्हारी पाक दामन का सबूत तो मुझे आज रात मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम पाकीज़ा ना निकली या तुमने अपने आप को पहले किसी और मर्द के हवाले किया हुआ तो फिर देखना मैं तुम्हारे वजूद का क्या हश्र करूंगा। तुम किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहोगी।
असलम फिर तुम्हें अपनी असलियत दिखाएगा। असलम से शादी करने का इंजाम तुम्हें पता चलेगा। मैं तुमसे अभी भी आराम से पूछ रहा हूँ, मुझे बता दो कि अपने यारों के साथ तुमने भी जाकर होटलों में अपनी रातें रंगीन की है। मुझे बताओ, अब की बार मैं चला रहा था। उस खामोश कमरे में मेरी आवाज ऊंची हुई थी। मैं गुस्से से उसके कंधों से पकड़कर झंझोड़ते हुए पूछने लगा। मेरी इस जोरदार आवाज सुनते ही वो कांप सी गई थी और अपनी सफाई में रोते हुए मुझसे कह रही थी, असलम प्लीज आप मेरा भरोसा करें, मैं बद किरदार नहीं हूँ। मैंने आपसे कितनी दफा कहा है कि मैं बद किरदार नहीं हूँ, मेरी जान बख्श दें प्लीज। वो फूट फूट को रो रही थी और वो भी आपकी बार गुस्से से चलाई थी, लेकिन बाहर से जितना भी गुस्सा दिखा रही थी, अंदर से दिल उसका सूखे पत्ते की मानिद लरस रहा था। चलो ठीक है मेरी जान, अभी पता चल जाएगा, तुम मुझे खुद तो कुछ भी नहीं बताओगी। ये कहकर मैंने जो सेज गुलाब के फूलों की पत्तियों से सजाया गया था, उस खूबसूरत सेज को उतार के दूर फेंक दिया। तुम्हें मालूम है ना कि औरत पाकीज़ा ना हो तो मर्द को फौरन पता चल जाता है। ये कहकर वो अलमारी की तरफ बढ़ा। उसके बाद जो अलमारी से चीज निकाली तो उसको देखकर तो अरूज के तन बदन में आग लग गई। असलम तुम कितने जाहिल हो, मैं तुम्हारी इस जहालत की वजह से तुम्हारे साथ निकाह नहीं करना चाहती थी। तुम्हें औरत की पाकीज़गी से मतलब होता है। मैं आपको अपने करीब बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी, ना ही मैं आपके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक कायम करूंगी। मुझे इस रिश्ते को कबूल करने के लिए वक्त चाहिए। वो घबराते हुए बोली, देखो वक्त तुम्हें शादी से 1 हफ्ते पहले भी मिला है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारी शादी हुई है। 1 हफ्ते में सोच लेती, बहाने बना लेती कि मैंने शोहर को क्या जवाब देना है, कि मैंने क्यों अपना आप किसी और मर्द के हवाले किया। मैं उसके जबड़ों को दबोचते हुए बोला था तो अरूज उसके हाथ को पीछे करने की कोशिश करने लगी। अगले ही लम्हे में अरूज को बेड की तरफ धक्का दे चुका था। अरूज उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो छोटी उम्र की लड़की भला कहाँ 6 फुट के मर्द को अपने ऊपर से हटा सकती थी। मैं अपनी कमीज के बटन खोलता हुआ उतार कर दूर उछाल चुका था। वो अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, शर्म नहीं आती मेरे सामने अपने शर्ट उतारते हुए। वो उससे दूर करने की कोशिश करने लगी। वाह बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ। तुम तो मुझे गांव का जाहिल समझती हो ना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जाहिलियत क्या होती है। मुझे तो गांव की लड़की चाहिए थी, तुम जैसी नहीं चाहिए थी। अरूज ने मुझे पीछे की तरफ धक्का दिया। बस भी कर दें, जो आपके मुंह में आ रहा है बकवास किए जा रहे हैं। खबरदार, जो आपने दोबारा मुझे छूने की भी कोशिश की तो और मेरे पास आने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। मैं इस रिश्ते को अभी कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ, ना ही मैं अभी इसको कबूल करूंगी। मुझे कुछ वक्त चाहिए, वो गुस्से में बोले जा रही थी जब उसकी कमर की तरफ मेरे हाथ गए। जैसे ही जिप खुलने की आवाज आई तो वो जी जान से कप आई। उसके कंधे से कुर्ती को हटाता हुआ अपने दांत वहां पर काट चुका था। अरूज का दिल तो यूं था जैसे अभी फट के बाहर आ जाएगा। वो कमर पर नाखून गाड़ते हुए मुझे अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं बस उसके ऊपर जबरदस्ती चला गया। बस मुझे तुम्हारी पाक दामनी का सबूत चाहिए। मुझे देखना है कि तुम कितनी पाकीज़ा हो। अरूज मुझे खुद से दूर करने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरी इस तरह की जबरदस्ती वाली हरकत पर आग बबूला हो गई थी। अचानक ही मैंने एक झटके से उसके लहंगे को खींचकर जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के कमरे में बेड पे लेटी हुई थी। मेरी माँ भी कमरे में मौजूद थी। माँ मेरे पास ही बैठी हुई थी। मैं हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई, कमरे को चारों तरफ देखने लगी। मुझे याद था कि जैसे ही मैं नाश्ता करने के लिए बैठी थी कि मुझे एकदम बेहोशी तारी हो गई थी, लेकिन खुद को अस्पताल में पाकर हैरान हो गई। जैसे ही मुझे होश आया तो मेरी माँ की आवाज़ आई, तुम ठीक तो हो ना रूज? मेरी बच्ची, ये तुम्हारे साथ क्या हो गया? तुम्हारी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब कौन तुमसे शादी करेगा? मेरी माँ रोते हुए ये सब कह रही थी, लेकिन मुझे माँ की बातें समझ में नहीं आ रही थी। माँ आप ये सब क्या कह रही हैं? मुझे तो आपकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। तुम नादान हो मेरी बच्ची, लेकिन कौन इस हकीकत को मानेगा? तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, यहाँ से दूर चलते हैं। नहीं चाहिए हमें कोई भी प्रॉपर्टी। मैं हिस्से में बस तेरी इज्जत की हिफाजत चाहती हूँ, लेकिन तू इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। अपना मुंह बंद रखना होगा, किसी की भी आगे जबान नहीं खोलनी होगी। मैं किसी तरह से तेरा रिश्ता तय कर दूंगी, मामला वही रफा दफा हो जाएगा। चल जल्दी से ठीक हो जा, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। मैं अपनी माँ को रोता हुआ देखकर परेशानी के आलम में अपनी माँ को पूछने लगी, माँ बाबा के मरने के बाद इस घर के अलावा हमारा कोई ठिकाना नहीं है। हम घर छोड़कर कहाँ जाएंगे और हम अपना घर क्यों छोड़ेंगे? माँ मेरी बातें सुनकर कहने लगी, बेटी अभी तो बहुत मासूम है, तुझ में तो अभी भी बचपना है, लेकिन मैं तेरा शिकार होते हुए नहीं देख सकती।
तो अभी इन बातों को नहीं समझेगी। पता नहीं, मेरी माँ बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। मुझे माँ की बातें समझ नहीं आ रही थी। यूँ अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही माँ मुझे लेकर अपने भाई के घर आ गई और माँ ने यहाँ पर आकर अपने भाई से अकेले में बात करने लगी। तब तक मैं अपने कमरे में बैठी माँ का इंतजार करने लगी और थोड़े ही वक्त के बाद माँ आकर मुझसे कहने लगी, 4 दिनों में तुम्हारा निकाह असलम के साथ होने वाला है, तुम इस निकाह के लिए तैयार रहना। ये सुनना था कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। नहीं माँ, मैं हरगिज असलम के साथ शादी नहीं करूंगी। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं ये निकाह क्या, उसे देखना भी पसंद नहीं करती। ये सुनना था कि अम्मा ने मेरा गाल सुर्ख कर दिया था और कहने लगी, अगर तुम ये निकाह नहीं करोगी तो तुम्हारे करतूत सबके सामने आ जाएंगे। कुछ भी हो जाए माँ, लेकिन मैं असलम से निकाह नहीं करूंगी। मेरा ये कहना था कि माँ का हाथ का छाप मेरे गालों पर छू गया था। आपके बाद मैं हैरान होती हुई अपनी माँ को देखा था, जिस माँ ने आज तक मुझे आंखें भी नहीं दिखाई थी। आज उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। मैं माँ को हैरान नजरों से देख रही थी, जबकि मेरी माँ की आंखों से बेहताशा आंसू निकल रहे थे। तभी असलम की माँ मेरे पास आई। आज मुझे समझाने लगी, देखो बेटा, तुम्हें ये निकाह तो करना ही होगा। ये तुम्हारी इज्जत का सवाल है। मुझे तो उनकी बातें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने असलम की माँ को कोई जवाब नहीं दिया और भागती हुई अपने कमरे की तरफ जा रही थी। तब वो सीढ़ियों से आया और मोबाइल देखता हुआ आ रहा था। जब सीढ़ियों पर से टकराई तो नीचे गिरने ही वाली थी कि असलम ने मुझे जल्दी से मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे अपने करीब खींचा था। असलम का खींचना इतना तेज था कि मैं उसके सीने से जा टकराई थी। वो मुझे गुस्से से देखता रह गया। मैं उसकी बाहों की तरफ से निकलकर कमरे में चली गई। कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी थी। पता नहीं मेरी माँ मेरे साथ क्या करने वाली थी, क्यों वो मेरी शादी से करना चाहती थी, वो भी मुझसे बड़े आदमी के साथ। ये सोचकर ही मेरा सर फटा जा रहा था। पता नहीं क्यों इन बातों का कुछ और अंदेशा हो रहा था। माँ तो फैसला कर चुकी थी कि मेरी शादी होकर ही रहेगी। इस शादी के लिए असलम को मनाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे थे। शाम का वक्त था, सब खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे हुए थे। तो ये मेरे मामू यानी कि असलम के बाबा कहने लगे, असलम, हमने सब ने मिलकर एक फैसला किया है तुम्हारे हवाले से। असलम सवालिया नजरों से मामू की तरफ देख रहा था और पूछा, किस बारे में बाबा? तो वो कहने लगे, हमने तुम्हारी शादी करने का फैसला किया है। ये सुनना था कि असलम हैरान हो गया, मेरी शादी किससे, और आपने मुझे बताया नहीं। मामू कहने लगे, इसमें बताने वाली क्या बात है। इस घर में जो भी फैसला होता है वो हम ही करते हैं और सभी इस फैसले को मानना होगा। अब असलम चुप बैठे हुए था। मामू जो भी फैसला करते थे वो कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। असलम मामू का मुंह बोला बेटा था, क्योंकि मामू का दोस्त और उनकी बीवी कार एक्सीडेंट में मर चुके थे। इसलिए असलम को बचपन से ही उन दोनों ने मिलकर असलम को पाल पोस कर बड़ा किया था। मामू की भी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए असलम को ही अपना बेटा समझकर अपने घर में रख लिया था और ऐसे में शादी का फैसला असलम पर किसी तूफान की तरह बरसा था। असलम 35 साल का हो चुका था। इतने साल होकर भी असलम ने शादी नहीं की थी। अब जब मामू ने शादी का फैसला ले ही लिया तो असलम को मानना ही था, लेकिन असलम किसी सूरत इस रिश्ते को कबूल नहीं कर सकता था, क्योंकि उम्रों का फर्क उसे बार बार याद दिला रहा था। अरूज तो 17 साल की मासूम लड़की और मैं 35 साल का मर्द, ये कैसे मुमकिन हो सकता था। अभी तो अरूज ने पढ़ाई भी पूरी नहीं की, फिर कैसे आप लोग उसका साथ मेरा निकाह कर सकते हैं। असलम, अब और कुछ मैं तुम्हारे मुंह से सुनना नहीं चाहता। बस अब मैंने कह दिया ना कि अगले जुमे को तुम्हारा अरूज के साथ निकाह है, तो मेरा ये फैसला अटल है। बाबा अपने कमरे में चले गए थे। मैं मेरी फूफो और माँ को देखने लगा। मेरी माँ ने तो मुझसे नजरें फेर ली, वो भी तो मजबूर थी बाबा के फैसले के आगे। तभी मेरी फूफो कहने लगी, अरे तुम तो ऐसे गुस्सा दिखा रहे हो जैसे भाई किसी राह चलते को उठाकर तुमसे ब्याने वाले हैं। अरूज मेरी बेटी है। घर बैठे तुम्हें इतनी खूबसूरत और कम उम्र लड़की मिल रही है, लेकिन तुम हो इस रिश्ते को मानने को तैयार ही नहीं। तुम्हारी तो उम्र निकलती जा रही है, तुम तो आधे से ज्यादा बूढ़े हो चुके हो। 35 साल है उम्र तुम्हारी और घर बैठे ही कच्ची उम्र वाली का रिश्ता मिला है। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय तुम यहाँ पे बहस करने बैठ गए हो। उठो, चले जाओ, शाबाश, जल्दी से तैयारियां शुरू करो। मैं फूफो की बातें सुनकर नाश्ते की टेबल से उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। अब मुझे तो उन माँ बेटी के बीच कुछ दाल में काला नजर आ रहा था। अब मैं अपने बाबा के फैसले से तो पीछे नहीं हट सकता था। बाबा के फैसला मेरे सर आंखों पर था।
उनके एहसान मुझ पर इतने हैं, मैं पूरी जिंदगी उनके एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। इसलिए मैं इस निकाह के लिए मान गया और ठीक 8 दिनों के बाद हमारा निकाह था। पूरी हवेली में जोर जोर से तैयारियां हो रही थी। आज मेहंदी थी और मेहंदी वाले जोड़े में तो अरूज बहुत खूबसूरत लग रही थी और बहुत मासूम भी लग रही थी, लेकिन वो उसकी मासूमियत और खूबसूरती पर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अब मैं फैसला कर चुका था कि मुझे अरूज के साथ क्या करना है। और अगले दिन हमारा निकाह भी हो गया और यूं अरूज मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर बैठी थी। मैं लाउंज में बैठा सिगरेट के कश उड़ा रहा था कि तभी मेरी माँ आ गई। असलम, तुम शादी की रात इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? आज ही तो तुम्हारी शादी हुई है और तुम यहाँ बाहर बैठे हुए हो। और नहीं तो क्या करूँगा? तुम लोगों ने तो मेरी शादी एक ऐसी लड़की से करवा दी है जो मेरे वजूद को भी ना संभाल पाए। मेरा ये कहना था कि माँ कहने लगी, खबरदार ऐसा सोचा भी तो, तुम्हारी दुल्हन अभी बहुत छोटी है, मासूम सी बच्ची है, तुम्हारी शिद्दतों को और वजूद को वो लड़की हरगिज भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए इस बात का ख्याल रखना और थोड़ा नरम से पेश आना। क्यों माँ, क्यों? मैं इस लड़की से नरमी से पेश आऊं? अब तो मेरी शादी उसके साथ हो गई है। इतनी बच्ची थी तो इतनी जल्दी शादी मुझसे क्यों की? मैं तो पहले ही आपसे कह रहा था कि वो बहुत छोटी है, लेकिन आप लोगों ने तो मेरी बात ही नहीं मानी। बस असलम, कितना बोलोगे, शर्म नहीं आती तुम्हें माँ के सामने इस तरह की बातें करते हुए? चलो जाओ अब अपने कमरे में, बेचारी तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है। और हाँ, मेरी बातें याद रखना और अरूज से नरमी से पेश आना, मुझे शिकायत का मौका नहीं देना। माँ की बातें सुनकर तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि मैं पहले ही फैसला कर चुका था कि आज की रात अरूज और उसकी माँ का पर्दाफाश करना है। ये सोचता हुआ मैं अपने कमरे में चला गया। जोर से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो दरवाजे के जोर से खुलने की आवाज को सुनकर अरूज कुछ डर सी गई थी। मैं अरूज के करीब गया और उसे बाजू से पकड़कर साइड में खड़ा किया। तभी अलमारी के करीब गया और उसके अंदर से सफेद चादर बाहर निकाली और वो बेड पर लाकर बिछा दी। मेरी इस हरकतों को अरूज खामोश खड़ी देख रही थी। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं उसकी तरफ देखता हुआ बोला, तो माँ बेटी का कोई भी बहाना नहीं चलेगा। मैं तुम्हारी पाकीज़गी का सबूत चाहता हूँ, इसलिए ये सफेद चादर ही बिछाई है और यही एक सबूत है जिसे तुम साबित कर सकती हो कि तुम कवारी लड़की हो। असलम, आपको शर्म आनी चाहिए। आप तो कमरे में आते ही मुझसे इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? मैंने कभी नहीं सोचा था आप मेरी पाकीज़गी का सबूत चाहते हैं। अब तो मैं तुम्हारी बीवी हूँ और आप मेरे शौहर हैं और मैं अभी इस रिश्ते को कायम करने के लिए थोड़ा वक्त चाहती हूँ। इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ तो तुम तैयार हो या ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के दिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी बख्शने वाला नहीं हूँ। मुझे जल्द अज जल्द तुम्हारी पाकीज़गी का सबूत चाहिए, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हें तलाक देने में। मेरी बातें सुनकर अरूज की आंखों में आंसू आ गए। मैंने अच्छी तरह बेड पर सफेद चादर बिछा दी थी और अपने शर्ट के बटन खोलता अरूज को अपने करीब किया। अरूज तो पूरी तरह सिसक रही थी, क्योंकि वो तो बहुत, मुझे उस पर जरा भी रहम नहीं आया था। अब मैंने उसे जोर से बेड पर धक्का दिया और मैं उसके ऊपर झुका था। कमरे में बहुत खामोशी थी और बेड पर गुलाब के फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थी। पूरा कमरा गुलाब के फूलों की खुशबू से महक रहा था। उस वक्त अरूज दुल्हन के रूप में बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। इस नाजुक सी लड़की के ऊपर जब मैं झुका तो उसकी सिसकियां निकल गई थी और मैं पूरे जोर से उसके नशे में खोदा चला गया था। अरूज मुझे दोनों हाथों से पीछे करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी चौड़ी जिस्सामत पर उस लड़की की ताकत एक मक्खी के बराबर थी। असलम, प्लीज थोड़ा धीरे। मैं तो पूरे जोश के साथ अरूज को, जब मैं फ्री हुआ तो फौरन सफेद चादर देखने लगा। सफेद चादर को देखते ही मेरी चीखें निकल गई थी। मैं इस हकीकत पर साकित होकर रह गया था। जब अरूज से पीछे हुआ तो अरूज बेड पर भी होश पड़ी थी और जब सफेद चादर देखा तो सफेद चादर पूरे खून से लथपथ हो चुकी थी और अभी भी अरूज का खून बह रहा था। ये देखकर तो मैं डर गया था और फौरन से मैंने कपड़े तब्दील किया और अरूज को भी कपड़े पहना दिए, लेकिन अरूज अभी भी होश में नहीं आई थी, इसलिए मैं फौरन बाहर भागा। अब मैं डरा हुआ था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी माँ को जब ये सब बताया तो माँ भी फौरन अरूज की तरफ भाग गई और अरूज को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। मेरे बाबा और फूफो दोनों भी कमरे में आ गए थे। फूफो तो अपनी बेटी को भी होशी की हालत में देखकर उनके होश ही उड़ गए थे। वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। अरूज को उसी हालत में देखकर मेरे तो गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। ऐसे में से हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किया और उस वक्त मैं ही गाड़ी चला रहा था।
रात 3 बजे उस वक्त अरूज को लेकर अस्पताल ले जा रहे थे। फूफो कह रही थी, मेरी नाजुक सी बच्ची के साथ तुमने क्या कर दिया। मैं अभी इन्हें जवाब देने के काबिल भी नहीं था, क्योंकि अरूज के पाकीज़गी का सबूत मुझे मिल चुका था। वो सच में ही कंवारी थी। उसकी उम्र कम होने की वजह से मेरी शिद्दतों को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, इसलिए बेहोश हो गई थी। लेकिन मुझे अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि फूफो ने अपनी बेटी की शादी मुझसे क्यों की थी। यही सोचते हुए मैं बाहर खड़ा हुआ था। मेरी माँ भी फूफो भी यहीं पर खड़े हुए थे। फूफो मुझे देखते हुए बोली, मेरी बच्ची की इज्जत बचाने के लिए मैंने तुम्हारे बेटे से शादी कर दी थी, लेकिन तुम्हारे बेटे ने तो थोड़े दिन भी सब्र किए बगैर उसके साथ जबरदस्ती कर ली, इसलिए मेरी बेटी आज इस हालत में है। मुझे अब उनकी बातें सुनकर गुस्सा आ गया था। मैं अब उनसे पूछने लगा कि अगर आपको पहले से पता था कि आपकी बेटी के साथ ये सब होने वाला है, तो आपने अपनी नाजुक बेटी की शादी मुझसे क्यों की। तो फूफो ने एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। फूफो कहने लगी कि मेरे शोहर के इंतकाल के बाद हम घर में अकेले रहते थे। ऐसे में गांव के सरपंच ने उस पर बुरी नजर रख ली, क्योंकि अरूज बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को देखकर सरपंच उसको अपनी बीवी बनाना चाहता था। एक दिन अरूज को तेज बुखार था, तो वो तेज बुखार में तप रही थी, इसलिए सीधा अस्पताल ले गई। वहां पर अरूज की तबीयत का सुनकर सरपंच भी वहां पर पहुंच गया और मुझसे कहने लगा कि मैं अरूज के साथ 1 महीने के अंदर अंदर निकाह करना चाहता हूँ, इसलिए जिस भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे कह देना। और हाँ, अरूज का अच्छे से ख्याल रखना। मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ, थोड़े दिनों में वापस आ जाऊंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया और मुझे थोड़े बहुत पैसे भी दे गया था, इसलिए मैं उसी पैसों में भाई के घर आ गई थी, क्योंकि मैं हरगिज भी अपनी बेटी की शादी उससे नहीं कर सकती थी और जल्दी में कोई और फैसला भी नहीं कर सकती थी। इसलिए जब ये बात भाई को आकर बताई, तो भाई ने ये फैसला किया कि वो अरूज की शादी तुमसे करेंगे। अरूज के सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरी बच्ची बहुत मासूम है, उसे तो शादी के हवाले से कुछ पता नहीं था। वो मैं थी जो उसे शादी के लिए मजबूर कर रही थी, और ऐसे में वो तुम्हारी बीवी बन गई थी। लेकिन तुमने क्या किया, उसके साथ एक ही रात में अस्पताल पहुंचा दिया। मैं फूफो के मुंह से ये सब बातें सुनकर हैरान हो गया था। मुझे इस हकीकत का पता चलते ही मुझे अरूज पर बहुत अफसोस हुआ था। इतने में डॉक्टर बाहर आई और कहने लगी, शादी की रात का डर उनके दिल में बैठ गया था, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। छोटी उम्र में अक्सर ऐसा केस हो जाता है, लेकिन ध्यान रहे आगे ऐसी गलती ना हो। मरीज को थोड़े दिनों के आराम की जरूरत है, इसलिए इन्हें अपने शोहर से दूर रखें। एक माँ बाप ये मिलाप कर सकते हैं। ये सुनना था कि अब मुझे भी थोड़ा सुकून मिला था। मैंने अरूज के हवाले से बहुत गलत सोचा था, हकीकत जाने बगैर ही उससे नफरत से पेश आया था। अरूज होश में आ गई थी और उसे अस्पताल से लेकर घर ले जाने लगे। पूरे रास्ते हम खामोशी थे, बस फूफो और अम्मी दोनों बातें कर रहे थे। अरूज पूरे रास्ते मुझे ही खामोशी से घूरे जा रही थी। मैं तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, क्योंकि मैंने जो उसके साथ किया था शायद वो माफी के काबिल भी नहीं था। थोड़े वक्त के फासले पर हम घर पहुंच गए थी। धीरे धीरे दिन गुजरते जा रहे थे और अरूज भी मेरी माँ के कमरे में ही सोती थी। मैं अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन मैंने अब अरूज से दूरी बना ली थी। लेकिन अरूज बड़े दिनों से मुझे देख रही थी। पता नहीं शायद मुझसे कोई काम था उससे, लेकिन मैं अब उससे बात करके और मुश्किल में डालना नहीं चाहता था, इसलिए दूरी ही बनाई रखी। ऐसे ही 2 माह हो चुके थे। एक दिन कमरे में मैं सो रहा था कि किसी का हाथ मेरे लब पर टच हुआ, तो मैं घबरा गया। जब लाइट ऑन करके देखा तो बिल्कुल मेरे करीब अरूज थी। अरूज, यहाँ क्यों आई हो? अरूज कहने लगी, क्यों मैं नहीं आ सकती क्या? मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ, निकाह में हूँ तुम्हारे, और तुम मेरे शौहर हो। हक रखती हूँ मैं तुम्हारे कमरे में आने का, और आपके करीब आने का भी हक रखती हूँ। ये कहकर अरूज मेरे गले लग गई। मैं अरूज को अपने आप से छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अरूज छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मैंने भी उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उससे माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो अरूज, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए था। पूरे हक से मेरे करीब आ सकते हैं। ये कहते मैंने जोर से उसे अपने बाहों में लेने से पहले कहा कि तुम मेरी शिद्दतों को बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, वरना तुम्हें फिर से अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ये सुनते ही वो शर्म से पानी पानी हो गई थी और आज पूरे हक से हमारा रिश्ता कायम हो चुका था।